नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है आपको। इसके साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिल जाएगी आपको एमजेटी ऐप पर, तो एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो 1911 में दोस्तों कोलकाता से शिफ्ट करके राजधानी नई दिल्ली लाई गई थी 1911 में, और जॉर्ज पंचम के टाइम पर हुई थी ये। ठीक है। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो गांधी जी दोस्तों 1924 के बेलगावी अधिवेशन में एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षता संभाले थे कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सासाराम का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनवाया है, बिहार सासाराम में है। भूकंप जिस केंद्र बिंदु से उठता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों फोकस कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की है। देखिए समझिए, जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बीच में यहाँ पर जहाँ से ये भूकंप उठता है उसके बारे में मैंने पूछा था। जहाँ से उठता है, ठीक है, यहाँ से, इसे कहेंगे फोकस या केंद्र। जहाँ पर सबसे पहली बार इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जिस बिंदु पर सबसे पहले इफेक्ट देखने को मिलता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, यानी एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, तो इसे, इस सतह को कहते हैं एपिसेंटर। यानी कि अगर केंद्र से लेकर के एक लंबवत रेखा खींच दी जाए पृथ्वी की सतह को, तो जहाँ पर आता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और इस वाले पॉइंट को, जो सेंटर पॉइंट है, उसे फोकस या केंद्र कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 जून को। कब? 29 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक डे। 29 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जून को ही दोस्तों पीसी महालनोबिस जी का जन्मदिन होता है। इनकी जयंती के ऊपर ही मनाया जाता है ये दोस्तों भारत में सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। तो इनकी जयंती के अवसर पर 2007 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, शुरुआत इसकी 2007 से हुई है। इस बार की थीम रखी गई है दोस्तों, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये है इस बार की थीम बहुत लंबी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है। पीसी महालनोबिस जी के बारे में बात करें तो 1931 में दोस्तों कोलकाता में इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI की स्थापना की थी। इन्होंने दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में भाग लिया, इनको सदस्य बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, जिसको जो 1956 से 1961 के बीच में चला। और इन्होंने वहाँ पर 2 क्षेत्रों का इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था, और इस मॉडल को दोस्तों नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना गया, इसी नाम से ये फेमस हुआ। ठीक है, तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जी को। तो इनकी जयंती पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रूस में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मॉस्को सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इसका अभी हाल ही में 9वां संस्करण आयोजित हुआ है। रसिया में मॉस्को में आयोजित हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मॉस्को सम्मेलन। इसमें दोस्तों भारत को रिप्रेजेंट किया है भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार जी ने। ठीक है, अजय कुमार ने भारत को रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जो सैन्य एजेंसियां हैं उनकी भूमिका के बारे में बात की, और इसी पर इन्होंने अपना भाषण दिया है। इस सत्र का उद्घाटन किया व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। इसका आयोजन 22 जून से 24 जून के बीच में हुआ, 3 दिनों का ये आयोजन था। चलिए अब रसिया आया है, रसिया से हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए इस बार ब्रिक्स समिट का आयोजन तो इंडिया कर रहा है। पिछली बार ब्रिक्स समिट का आयोजन दोस्तों रसिया किया था। ठीक है, पिछली बार इसकी अध्यक्षता रसिया ने किया था 2020 वाले की। भारत ने दोस्तों रूस की विदेशी मुद्रा भंडारण की बराबरी भी कर ली है। अभी इससे भी रिलेटेड रूस भी चर्चा में आया था। रूस के पास दुनिया का 4था सबसे ज़्यादा भंडारण है विदेशी मुद्रा का, और भारत भी अब लगभग इसके पास में पहुंच गया है। कितना? 605 बिलियन डॉलर के आसपास। तो भारत जल्दी ही इसे पीछे कर देगा, तो ये चौथे से 5वें स्थान पर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी रसिया ने फुल्ली स्टील्थ वारशिप नौसैनिक जहाज बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। रूसी भाषा दिवस इसी महीने मनाया गया था 6 जून को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस, इसे भी आपको याद रखना है। रूस की राजधानी मॉस्को होती है, यहाँ पर 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। यहाँ की करेंसी रूबल होती है। संसद का नाम है ड्यूमा। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। अगला देखते हैं, हाल ही में किन किन देशों के बीच सी ब्रिज ड्रिल नामक नौसैन्य अभ्यास हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों यूक्रेन और अमेरिका के बीच,
यूक्रेन और अमेरिका के बीच में मुख्य रूप से सी ब्रीज ड्रिल नाम से एक नौसैन्य अभ्यास हुआ है। कहाँ पर ये हुआ है? ये हुआ है काला सागर में। अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा काला सागर है कहाँ पर। तो ये 28 जून से 10 जुलाई तक चलेगा, यानी 2 हफ्तों का ये होगा नौसैन्य अभ्यास, और ये दुनिया के सबसे बड़े नौसैन्य अभ्यासों में से एक होगा। ठीक है, काफ़ी बड़ी मात्रा में ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें 30 देशों से लगभग 5000 सैन्यकर्मी शामिल होंगे। मुख्य रूप से यूक्रेन और अमेरिका के बीच में ये हो रहा है। ठीक है, यूक्रेन आया है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में यूक्रेन कहाँ है और काला सागर कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग काला सागर की तरफ। इधर आप तुर्की की साइड आएंगे, इधर ईरान इराक ये सब पार करते हुए तुर्की की साइड आएंगे तो यहाँ पर जो सागर दिख रहा है आपको, ये है ब्लैक सी, काला सागर। और यहीं पर जस्ट आपको ऊपर दिख जा रहा है यूक्रेन, बड़ा सा देश यूक्रेन। इधर कैस्पियन सागर है, इधर काला सागर है, इधर भूमध्य सागर है और यहाँ पर है लाल सागर। ठीक है, याद रखिएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है, इधर काला सागर जो है ये भूमध्य सागर से जुड़ रहा है, इधर कैस्पियन सागर जो है ये लैंडलॉक्ड है। यूक्रेन के बारे में बात करें तो यूक्रेन यहाँ पर है। यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल होती है कीव। क्या? कीव। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की। कौन? वोलोदिमिर जेलेंस्की। और यहाँ की करेंसी होती है यूक्रेनी रिवेनिया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर ने भारत में अपना मुख्य शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो ट्विटर ने दोस्तों अपना मुख्य शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया है जेरेमी कमाल को। किसे? जेरेमी कमाल को। अब इस पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। ट्विटर दोस्तों आजकल लगातार विवाद कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है, जिससे वो ट्रेंडिंग में बना रहे, चर्चे में बना रहे। आज ट्विटर खुद अपने आप को ट्रेंडिंग में रख रहा है उल्टे सीधे काम करके। अभी मैं इसके कारनामे गिनाऊंगा, पहले इनके बारे में जानिए। क्वेश्चन के बारे में, जेरेमी कैंसल जो हैं ये भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी होंगे ट्विटर की तरफ से। ठीक है, आपको याद होगा इंडिया ने न्यू IT एक्ट लागू किया है, जिसके तहत शिकायत अधिकारी नियुक्त करना है वो भी भारतीय मूल का होना चाहिए, जो भारत का होना चाहिए। ठीक है, कोई भारत का व्यक्ति हो, उसे भारत में उस कंपनी के लिए, उस सोशल मीडिया कंपनी के लिए मुख्य शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाना है, जिसका काम ये होगा कि कोई भी उसके पास अगर शिकायत आती है तो 15 दिन में पूरी तरीके से निपटा सके, 24 घंटों में रिपोर्ट कर सके, उस पर एक्शन लेना शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने, ये सब वगैरह ने तो नियुक्त कर दिया, ट्विटर पहले मना कर दिया था। ट्विटर इस पर लेकर के कोर्ट वगैरह भी गया था और फिर वहाँ हाई कोर्ट से भी इसको फटकार लगी। तो फाइनली अब जाकर के ये जेरेमी कैंसल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त को तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर फिर से देखिए, ये हैं कैलिफोर्निया मूल के। ठीक है, कैलिफोर्निया मूल के, जबकि मैंने अभी बताया भारत के नए IT एक्ट के तहत वो भारत का होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो फिर से इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। दूसरा, अभी आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे तो इसने, ट्विटर ने इंडिया का गलत तरीके से मैप लाइव कर दिया है। ठीक है, इसने मैप को लेकर, मैप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिस्से को ही गायब कर दिया है भारत के नक्शे से, उसे अलग ही कंट्री मान लिया है। तो इस वजह से चर्चे में ऐसा एक बार ये पहले भी कर चुका है। एक बार ये 2020 में लद्दाख को चाइना में शामिल दिखा दिया था। ठीक है, लद्दाख को भारत के नक्शे से हटाया था, तो हालांकि तब नोटिस जारी किया गया था तब भी, और अभी फिर से किया गया है। ट्विटर के ऊपर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ से इस पर केस भी दर्ज हो गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये मीडिएटर के रूप में अब हटाया जा चुका है। ठीक है, अब ये एक नागरिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। भारत जो है ये फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं इनको मीडिएटर के रूप में एक नियम के तहत घोषित की थी, एक प्रकार से छूट दी थी कि अगर कोई विवाद होता है तो इसको सिर्फ एक माध्यम माना जाएगा, इसको कोई जरिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस पर केस नहीं होगा। ये भारत सुविधा देता था, लेकिन उसको, ट्विटर को अब इस सुविधा से हटा दिया है। इसने IT मिनिस्टर को ही ब्लॉक कर दिया था, 1 घंटे के लिए उनका ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। इस वजह से भी ये ट्रेंडिंग में था, अभी चर्चे में था। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके ट्विटर लगातार विवाद कर रहा है, जानबूझकर ऐसा कर रहा है, और अब लगता है कि इसके दिन भी आने ही वाले हैं। स्थापना 2006 में हुई थी। CEO जैक डॉर्सी हैं, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। ट्विटर इंडिया के MD का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, मनीष माहेश्वरी। ठीक है, मनीष माहेश्वरी जी का नाम याद रखना आपको, मनीष माहेश्वरी का। इन्हीं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय नियुक्ति समिति ने CBI का विशेष निदेशक किसे नामित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का विशेष निदेशक नियुक्त किया है प्रवीण सिन्हा जी को, IPS प्रवीण सिन्हा जी को। देखिए विशेष निदेशक का जो पद होता है दोस्तों,
वो महानिदेशक के नीचे वाला पद होता है, जस्ट उसके सेकंड पोजीशन वाला पद होता है। लेकिन ये पिछले 3 वर्षों से खाली चल रहा है, ठीक है। राकेश अस्थाना जी इससे पहले हुआ करते थे, लेकिन उनकी टाइप पर विवाद हुआ था, आपको याद होगा अगर। राकेश अस्थाना जी थे और आलोक कुमार सिंह जी थे शायद, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था महानिदेशक पद को लेकर के। दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी इल्ज़ाम वगैरह लगाए हुए थे, तो तब से ये पद खाली ही चल रहा था। तो फिलहाल अब नियुक्ति की गई है, ठीक है, प्रवीण सिन्हा जी की। ये 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं। इससे पहले ये CBI में ही एडिशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। आपको अभी अगर याद हो तो अभी पिछले महीने ही तो सुबोध कुमार जायसवाल जी को दोस्तों CBI का डायरेक्टर बनाया गया है। तो याद रखिएगा CBI के डायरेक्टर कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल जी, और विशेष निदेशक कौन है, वो हैं प्रवीण सिन्हा जी। क्लियर। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है CBI का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीरंदाजी विश्व कप में किसने 3 गोल्ड एक ही दिन में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों दीपिका कुमारी ने, भारत की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने 3 गोल्ड मेडल एक ही दिन में जीते हुए हैं और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। भारत के टोटल हो गए हैं अब 4 गोल्ड मेडल, ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है पेरिस फ्रांस में, तो 4 गोल्ड हो गए हैं भारत के, जिसमें से 3 जो है ये दीपिका कुमारी जी के द्वारा ही आए हैं, ठीक है। ये रांची झारखंड से हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 3 कैटेगरीज में 3 मेडल जीते, वो भी गोल्ड। कौन कौन सी कैटेगरी थी? एक तो विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल कैटेगरी थी, दूसरी टीम कैटेगरी थी और तीसरी जो कैटेगरी थी वो थी मिक्स्ड पेयर की। तो तीनों में इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। चौथा जो गोल्ड आया है वो आया है अभिषेक वर्मा जी के द्वारा, ठीक है। इन्होंने कंपाउंड कैटेगरी में पुरुषों की इंडिविजुअल कैटेगरी से जीता हुआ है गोल्ड। तो 4 गोल्ड इस प्रकार से हो गए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पॉलिसी मेकर्स जनरल्स नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों कौशिक बसु जी ने, ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने पॉलिसी मेकर्स जर्नल नाम की एक पुस्तक लिखी हुई है। इस पुस्तक का पूरा नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्नल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। 2012 से लेकर के 2016 तक ये वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। अभी अगर बात करें तो अभी ये कार्नेल यूनिवर्सिटी में दोस्तों एक प्रोफेसर हैं। अब चलिए पुस्तक और लेखक से रिलेटेड आया है क्वेश्चन, तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जून मंथ में, क्योंकि आज लास्ट डे है तो जून मंथ का। तो जून मंथ के लास्ट डे के दिन जून मंथ में जितने भी बुक्स ऑन अर्थ के नाम आए हैं सबको रिवाइज कर लीजिए। देखिए अभी सुदीप मिश्रा जी ने एक पुस्तक लिखी फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। काजल सूरी ने एक पुस्तक लिखी थी हब्बा खातून, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विल स्मिथ नाम के एक्टर हैं, अभिनेता हैं, हॉलीवुड एक्टर, इन्होंने विल नाम की अपनी आत्मकथा लिखी। ताहिरा कश्यप जो आयुष्मान खुराना की ये वाइफ हैं, इन्होंने द 7 सेंस ऑफ बीइंग ए मदर नाम की पुस्तक लिखी। अशोक पनघड़िया जी ने दोस्तों मॉन्क इन ए मर्क नाम की पुस्तक लिखी, मॉर्क इन ए मर्स। इनके अलावा विष्णुपद सेठी जी ने भी एक पुस्तक लिखी बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। अमिताभ घोष जी ने भी एक पुस्तक लिखी द नेटमग कर्स नाम से, द नेटमग कर्स नाम से। और अमर्त्य सेन ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने होम इन द वर्ल्ड नाम की पुस्तक लिखी, होम इन द वर्ल्ड। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक और अथक नाम से आपको याद होना चाहिए। अभी इस पर वीडियो भी मैंने दी हुई है, तो जिसमें 2021 के सभी महीनों के, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी लास्ट 6 मंथ की ई बुक परचेज कर सकते हैं। MZT10 कोड यूज कीजिएगा, 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। जनवरी से जून तक का इसमें पूरा डिटेल्स के साथ चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ ये पूरा ई बुक तैयार किया गया है, खासतौर से आपके एग्जाम को देखते हुए। हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की ई बुक अवेलेबल है। जिनको हिंदी में चाहिए हिंदी ई बुक ले सकते हैं, जिनको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश ले सकते हैं। ई बुक कहाँ पर मिलेगी? MZT ऐप पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में MZT ऐप का लिंक है, वहाँ से भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास MZT ऐप नहीं है, iOS यूज़र हैं या विंडोज़ यूज़र हैं, वो दोस्तों वेबसाइट से भी ले सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस पत्रकार को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पी साईनाथ जी को, ये एक पत्रकार हैं, इनको फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जो कि जापान के द्वारा दिया जाता है। ये जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन, इसके द्वारा दिया जाता है पुरस्कार। किसे दिया जाता है? ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो एशियन कल्चर के संरक्षण के लिए काम किए हों, ठीक है। तो इसलिए पत्रकार पी साईनाथ ने ये अवार्ड जीता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जापान आया है, जापान के बारे में रिवाइज करोगे क्या? जापान को दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है।
टोक्यो ओलंपिक अभी जापान में टोक्यो में आयोजित होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर अभी इंडियन नेवी के साथ दोस्तों फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज हुआ था हिंद महासागर में, जापान और इंडिया के साथ हुआ था। श्यामला गणेश जी का नाम आया था, जिनको अभी एक अवार्ड मिला है, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का अवार्ड श्यामला गणेश को मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दे दिया है। एक्चुअली में इनके संसद में एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था और इन्होंने अपना विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए, तो इस वजह से इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा स्टीफन लोफवेन को। ये 2014 से ही स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। तो फिलहाल अब ये इस्तीफा दे दिए हैं। स्वीडन आया है। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं स्वीडन है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपीय महाद्वीप में, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नॉर्वे दिखेगा लास्ट में, नॉर्वे के पास में ही दिख जाएगा स्वीडन, ठीक है। नॉर्वे ही है, ये है स्वीडन, इधर है फिनलैंड। क्लियर। स्वीडन की राजधानी होती है दोस्तों स्टॉकहोम। क्या? स्टॉकहोम। यहाँ की करेंसी होती है स्वीडिश क्रोन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया स्टीफन लोफवेन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मेट्रो रेलवे को जापान द्वारा आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया? तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020। दिल्ली मेट्रो इसके स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 इन 3 प्रोजेक्ट के लिए इसे अवार्ड दिया गया है, जापान के द्वारा दिया गया है। जापान की सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार दोस्तों दुनिया भर में सिविल इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के विकास के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो चुनिंदा प्रोजेक्ट्स होते हैं दुनिया भर में उनको दिया जाता है और जापान की सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा दिया जाता है। दिल्ली मेट्रो आया है। चलिए मेट्रो सर्विस के बारे में पूरा बात ही कर लेते हैं। मेट्रो रेलवे की शुरुआत कहाँ से हुई भारत में, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले 1984 में 1984 में मेट्रो रेलवे की शुरुआत हुई कोलकाता मेट्रो के रूप में, और कोलकाता मेट्रो को आगे चलकर 2010 में दोस्तों भारतीय रेलवे का 17वां रेलवे जोन घोषित कर दिया गया। याद रखना है 17वां रेलवे जोन कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। 18वां कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापत्तनम में जिसका मुख्यालय है, ठीक है। तो फिलहाल आ जाते हैं फिर से मेट्रो पे। कोलकाता मेट्रो दोस्तों पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाने वाली सुविधा शुरू करने वाली ये बनी, ठीक है। हुगली नदी में अंडर वाटर मेट्रो चलाएगी, अभी इस पर काम चल रहा है। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दूसरी दिल्ली मेट्रो शुरू हुई 2002 में, इसकी शुरुआत हुई। भारत की दूसरी मेट्रो रेलवे सेवा दिल्ली मेट्रो के द्वारा शुरू हुई, 2002 में शुरू हुई। और अभी कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो सेवा शुरू की थी, दिल्ली मेट्रो के द्वारा ही वो भी शुरू किया गया। यानी दिल्ली मेट्रो में भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। यूपी की पहली मेट्रो दोस्तों लखनऊ मेट्रो हुई 2016 में, लखनऊ मेट्रो की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश की पहली मेट्रो सेवा है लखनऊ मेट्रो। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में मनीष महात्मे को, किसे? मनीष महात्मे को दोस्तों व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के ये प्रमुख से पहले अमेजन में काम करते थे, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करते थे, ठीक है। तो इनको व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा दोस्तों अभी व्हाट्सएप ने भी भारत का शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? परेश बी लाल को। किसे? परेश बी लाल को, नाम याद रखिएगा। परेश बी लाल को इन्होंने नियुक्त किया है। और फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है, स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने नियुक्त किया है। और अभी हाल ही में जैसे कि मैंने आपको ट्विटर के बारे में बताया ही, ठीक है। चलिए तो व्हाट्सएप के बारे में जान लीजिए। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है, सीईओ हैं विल कैथकार्ट और इसके फाउंडर हैं जैन कॉम और ब्रायन एक्टोम, ठीक है। इन दोनों ने इसको स्थापित किया था 2009 में। 2014 में ये कंपनी बिक गई, फेसबुक ने इसको एक्वायर कर लिया। तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन हुई? फेसबुक। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दमदार 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आज ये 999वां एपिसोड है, कल 1000वां एपिसोड होगा और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी, आप सबकी, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट की भी ये अचीवमेंट है, इस चैनल की भी ये अचीवमेंट है। तो कल इस पर 2 सरप्राइज़ आ रहे हैं, इस चैनल पर 2 बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग वेट कीजिएगा कल का, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की।
आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, G7 समूह से रूस कब बाहर हुआ था? अगला, दुनिया के कितने देशों के पास वीटो पावर है? अच्छा क्वेश्चन है। असम राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इन सबका आंसर जो अगर आपको पता हो डिटेल में जरूर आंसर देने का प्रयास करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्विज मिल जाएगी आपको MZT ऐप पर, वहीं से आप डिटेल PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।